एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 बायोलॉजी का चैप्टर द रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो विदाउट वेस्टिंग इन टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो रेस्पिरेशन एक ऐसा शब्द है जो हम ऑफन कंफ्यूज कर देते हैं ब्रीदिंग के साथ। तो हमारे चैप्टर की शुरुआत होती है विद द इम्पोर्टेंस ऑफ रेस्पिरेशन, और फिर हम बात करते हैं कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में जो छोटा सा एक माइनर गैप है वो क्या है, क्या उसके बीच में छोटा सा फर्क होता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब इम्पोर्टेंस की अगर बात करी जाए तो हमें पता है कि सारी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें कोई भी काम करने के लिए, उनकी जो लाइफ प्रोसेसेस होती हैं वो करने के लिए, कहीं एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए, मोशन के लिए उनको क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए। ठीक, दिस इज़ अ वेरी कॉमन थिंग, ये हम सबको पता है। अब जो ये एनर्जी है ये कहाँ से आती है? ये एनर्जी आती है खाने से। ठीक है, कौन सा खाना? जब हम खाना खाते हैं तो पहले वो डाइजेशन के, अगर आपको याद हो डाइजेशन के हमने कुछ स्टेप्स पढ़े थे। एक होता है इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन, है ना। उसमें जैसे ही जब डाइजेशन हो जाता है उसके बाद जब फूड को एब्जॉर्ब होता है, जब फूड एब्जॉर्ब होता है डाइजेशन के बाद, उस खाने से जो अब्जॉर्ब्ड फूड होता है उससे एनर्जी आती है। जो फूड होता है, जो नॉर्मल खाना होता है उसमें होता है ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज जो होता है खाने में वो कंबाइन करता है, किससे कंबाइन करता है? कंबाइंस विद ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या प्रोड्यूस करता है? एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। और इस प्रोसेस में जो ऑक्सीजन है उसकी ज़रूरत होती है, और जो ये ऑक्सीजन है वो कहाँ से ऑब्टेन होती है? थ्रू द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, तो अभी सिंपल सी बात जो आपको इस पूरे में समझनी है वो ये है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को लाइफ प्रोसेसेस के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जो नॉर्मल जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनको लाइफ प्रोसेसेस करने के लिए अपनी एनर्जी चाहिए होती है। अब जो एनर्जी होती है ये डाइजेशन के बाद जो फूड अब्जॉर्ब होता है उस अब्जॉर्ब्ड फूड से मिलती है एनर्जी। अब जो ये फूड होता है उसमें एक ग्लूकोज होता है, एक सब्सटेंस, और जो ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को प्रोड्यूस करता है। जो ये प्रोसेस है, जो ये रिएक्शन मैंने आपको बताया, ग्लूकोज कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी, CO2 एंड वाटर, इस रिएक्शन को रेस्पिरेशन कहते हैं। और जो रेस्पिरेशन है उसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और ऑक्सीजन ऑब्टेन कहाँ से होती है? थ्रू द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। जो रिएक्शन है वो कैसे लिखा जाता है देख लो। अगर आपसे बोला जाए वर्ड इक्वेशन लिखो तो ये होगा ग्लूकोज। ठीक है, ये रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? आई विल राइट इट डाउन नेक्स्ट पेज। व्हाट हैपन्स एक्चुअली, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन जो है कंबाइन करता है और क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है, प्लस एनर्जी। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। और जो एनर्जी होती है वो दो फॉर्म में होती है, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी। नॉर्मली कहा जाता है 38 ATP। अब ATP का क्या चक्कर है वो हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी बेसिक्स क्लियर रखो अपने। ओके, आफ्टर दिस वी कम टू द, मैंने आपको बोला ये क्या है, ये वर्ड इक्वेशन। अगर आपसे एग्जाम में पूछेंगे तो आप ये वाली इक्वेशन पूरा रिएक्शन लिखोगे। ओके, रेस्पिरेशन के लिए। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए केमिकल इक्वेशन या मॉलिक्यूलर इक्वेशन तो क्या लिखोगे? C6H12O6 ग्लूकोज का है। फिर हम ऑक्सीजन लिखते हैं O2, रिएक्ट करके क्या मिलता है? CO2। CO2 आपको पता होगा कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है। ग्लूकोज मैंने बता दिया C6H12O6, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन O2 आप सबको पता होता है। वाटर का होता है H2O, प्लस यहाँ पे आ जाएगी एज यूजुअल। ठीक, अभी नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू कि ये जो इक्वेशन है ये सही है, बट इसको अगर हम सही तरीके से देखें तो वो एक्यूरेट नहीं है। रीज़न बीइंग क्योंकि ये बैलेंस नहीं है। आई डोंट नो भी आपने बैलेंस पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, बट आई विल टेल यू जो करेक्ट है। आप अपनी बुक में भी देखोगे, आप देख पा रहे होगे बुक में भी कि
6O2 लिखा होगा। तो इस तरह से बैलेंस होके ये करेक्ट इक्वेशन होगी, ठीक है। ये कहाँ पे 6 है, अगर ये आपको ना पता हो तो यू कैन लर्न इट अप ऑल्सो, जस्ट फॉर दिस इक्वेशन आई एम टेलिंग यू। अब रेस्पिरेशन जो है वो 2 स्टेजेस में होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग सेम बात है। इंटरनल रेस्पिरेशन और सेल्यूलर रेस्पिरेशन सेम बात है। इंटरनल रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन होती है जो सेल्स के अंदर होती है, इसलिए इसे सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं। अब देखो, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन ब्रीदिंग होता है जिसमें कुछ ऐसा साइंटिफिक ज़्यादा नहीं लग रहा है। सिंपली क्या होता है, जो इनहेल होता है, इनहेलिंग ऑक्सीजन रिच एयर, ऐसी एयर इनहेल करना जिसमें सब कुछ होता है, नॉर्मल एयर होती है लेकिन उसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज ज़्यादा होता है, इसलिए उसको कहते हैं ऑक्सीजन रिच एयर। तो ऑक्सीजन रिच एयर को इनहेल करना और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को एक्सहेल करना। इनहेल मतलब नोज से ब्रीथ करके उसको अंदर लेना, और एक्सहेल का मतलब ब्रीथ आउट करके उसको रिलीज कर देना इनटू द एटमॉस्फेयर। नाउ वी कम टू इंटरनल रेस्पिरेशन। मैंने आपको जैसा बताया ये सेल्स के अंदर होता है, इसलिए इसे कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ये इंटरनली हो रहा है इसलिए वो सेल्स के अंदर हम कहते हैं होता है, और ये इस वजह से सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहलाया जाता है। होता क्या है इसमें, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी। सिंपली कहना ये चाह रहे हैं, ऑक्सीडेशन अगर आप कहीं भी पढ़ते हो ऑक्सीडेशन ऑफ सो एंड सो, उसका मतलब ये होता है कि जो भी सब्सटेंस, जैसे यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज है, कहने का मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इज नथिंग बट कि ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन ये लोग कंबाइन कर रहे हैं एनर्जी को रिलीज करने के लिए। नॉर्मली एक वर्ड और एक ऐसे मॉलिक्यूलर नहीं लिखा जा सकता है, सिर्फ पढ़ा रही हूँ आपको, समझा रही हूँ, इसलिए भी शॉर्ट में लिख दिया है, वरना आइदर यू राइट एवरीथिंग इन वर्ड और यू राइट एवरीथिंग केमिकली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बेसिस पे की तरह पे, ठीक है। नाउ वी कम टू सेल्यूलर रेस्पिरेशन एंड ओवरव्यू। सेल्यूलर रेस्पिरेशन जो है ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जो कि सेल्स के अंदर ही अंदर अकर होता है। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है ताकि एनर्जी रिलीज हो पाए, और क्या रिलीज हो, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज हो। समरी इक्वेशन जो प्रोसेस है वो इसमें समराइज होती है। ये वही इक्वेशन है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था। यहाँ पे आई डिड नॉट राइट दैट वन थिंग क्योंकि देखो आई टेल यू, हाँ जी, तो जो ये एनर्जी है ये मैंने सिर्फ आपको एनर्जी लिखी दोनों जगह पे, क्योंकि आई टेल यू जो रेस्पिरेशन होता है वो वो 2 टाइप्स का होता है। एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। अब जो ये एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ये होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, और दूसरा होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, और ये होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। यानी अगर ऑक्सीजन की मौजूदगी में जो रेस्पिरेशन हो रहा है, ऑक्सीजन है प्रेजेंट, उस वक्त जो रेस्पिरेशन है वो एरोबिक कहलाता है, और जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है, ठीक। नाउ आई टेल यू, जो देखो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें ग्लूकोज का सबसे पहले कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, और दूसरा पॉइंट डिफरेंस का ये है कि एरोबिक रेस्पिरेशन जो है इसमें 38 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं, आप ये भी कह सकते हो, ठीक है। 38 एटीपी एट द एंड होते हैं। तो मतलब हम लिखते हैं, जब भी हम एरोबिक रेस्पिरेशन की लिख रहे होते हैं तो एंड में जो इक्वेशन होती है उसमें एनर्जी ब्रैकेट 38 एटीपी लिखते हैं। वहीं पे इफ आई टॉक अबाउट एन एरोबिक रेस्पिरेशन तो उसमें हम क्या लिखते हैं, 2 एटीपी, और इसमें इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, ठीक है। बाकी चीज़ें वी विल स्टडी लेटर, जो भी डिफरेंसेस है मैंने आपको भी बेसिक बता दिया है। एनर्जी क्या, सॉरी एटीपी क्या होती है। एटीपी जो है, जो सेल्स होते हैं उनकी जो एनर्जी करेंसी है आप कह सकते हो। बेसिकली जो एनर्जी होती है सेल्स की वो स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, अडीनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो सेल्स में स्टोर कर दिए जाते हैं, और जब भी वक्त ज़रूरत होती है किसी वेरियस एक्टिविटी के लिए, किसी लाइफ प्रोसेस के लिए, मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए, जब एनर्जी की ज़रूरत होती है तो उन मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन हो जाता है और एनर्जी एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड एंड नीडेड उस वक्त रिलीज कर दी जाती है। आई होप दिस पॉइंट इज नाउ क्लियर। नेक्स्ट वी कम टू रैपिड ब्रेकडाउन। जो ब्रेकडाउन होता है एटीपी का वो एक रैपिड प्रोसेस है जो कि रेडिली
एनर्जी प्रोवाइड करता है जब भी ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट वी हैव इम्पोर्टेंस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन, देखो मैंने आपको बताया एरोबिक एनारोबिक दो होते हैं, बट अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं इंटरनल और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की, ठीक। अब जो सेलुलर रेस्पिरेशन है ये लाइफ के लिए, ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ये एनर्जी जो कि ज़रूरी होती है फॉर ऑल सेलुलर प्रोसेसेस इंक्लूडिंग ग्रोथ, मूवमेंट एंड रिपेयर, इन सब चीज़ों के लिए एनर्जी प्रोवाइड करती है। बाय प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि रेस्पिरेशन का एक बाय प्रोडक्ट है, वो बॉडी से एक्सपेल कर दिया जाता है, बॉडी से हटा दिया जाता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। बाय प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन मतलब, अब देखो रेस्पिरेशन का मेन फंक्शन क्या है, एनर्जी को प्रोड्यूस करना, साथ में ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड बन जा रहा है तो वो बाय प्रोडक्ट है, लेकिन मेन प्रोडक्ट क्या है, एनर्जी। वाटर जो है वो भी एक बाय प्रोडक्ट है और ये कंट्रीब्यूट करता है बॉडी फ्लूइड्स को मेंटेन करने के लिए। आपको इस पीपीटी में कुछ कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे सो दैट आप, क्योंकि जो पेपर पैटर्न है काफ़ी कॉम्पिटेंसी बेस्ड हो गया तो इस वजह से, ठीक है। अब रेस्पिरेशन जो है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो कि हर लिविंग सेल में अकर करती है। इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस दैट अकर्स इन ऑल लिविंग सेल्स। ये लाइफ को सस्टेन करने के लिए एक बहुत ही क्रूशियल प्रोसेस है और हर एक एक्टिविटी के लिए एनर्जी जब भी आपको चाहिए होती है रेस्पिरेशन के थ्रू ही प्रोवाइड होती है। रेस्पिरेशन एक फंडामेंटल बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच, इसको डिफाइन कैसे कर सकते हो, बाय प्रोसेस बाय विच organisms convert food into energy which is used to power all of the body functions. respiration broadly दो types में classify सकती है, aerobic और anaerobic, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन जो है ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन जो है ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। इसमें ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। प्रोड्यूस क्या होता है अल्टीमेटली, CO2, वाटर एंड अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि 38 ATP होता है। ये प्रोसेस हाईली एफिशिएंट होती है और ये प्राइमरी एनर्जी सोर्स है मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, इसमें इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का और अल्टीमेटली क्या प्रोड्यूस हो रहा होता है, प्रोडक्शन ऑफ आइदर इथाइल अल्कोहल। देखो प्लांट्स के लिए अलग होता है, एनिमल्स के लिए अलग होता है, ठीक। जो इथाइल अल्कोहल है ये प्लांट्स और एनिमल्स में होता है, लेकिन जो ह्यूमंस होते हैं उनके में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है अलॉन्ग विद अ मच स्मॉलर अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज 2 ATP और ये लेस एफिशिएंट प्रोसेस होता है दैन एरोबिक रेस्पिरेशन। और ये ऑफन तब होता है जब ऑक्सीजन जो है बॉडी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जब ऑक्सीजन लिमिटेड होता है। इथाइल अल्कोहल का जो प्रोडक्शन है वो सर्टेन बैक्टीरिया और ईस्ट में होता है। ग्लूकोज जो है इथाइल अल्कोहल में और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया जाता है और केमिकल इक्वेशन इज दिस वन, करेक्ट ये है, ठीक है। ऐसे देख लो H12O6। अब इसमें ऑक्सीजन तो है नहीं क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन है, डायरेक्टली ऐसे ब्रेक डाउन हो जाता है 2C2H5OH प्लस 2CO2 and then comes, let me check if the equation is balanced or not, 6C है, 2 to the 4 2 6, yes, तो इक्वेशन बैलेंस है, ठीक है, ये करेक्ट इक्वेशन है। इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आप इस वाले को जो मैंने खुद से भी लिखा है रेफर टू दिस वन। लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन की बात करें तो ये मसल सेल्स में होता है ड्यूरिंग इंटेंस एक्सरसाइज, जब होता है जब इंसान इंटेंस एक्सरसाइज करता है और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है तब मसल सेल्स में लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन होता है बिकॉज दे परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। ग्लूकोज जो है लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाता है और एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड जो है इससे मसल फटीग होता है। कीप दिस पॉइंट इन माइंड बिकॉज आई बिलीव एक ये वाला और एक ये इंटेंस एक्सरसाइज वाला ये काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड में इसको कन्वर्ट कर दिया जाए, ठीक है। एनर्जी यील्ड कंपैरिजन करा जाए तो मैंने आपको पहले ही बता दिया एरोबिक रेस्पिरेशन में सिग्निफिकेंटली मोर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, दैट इज 38 ATP, सॉरी यस आई वाज करेक्ट। एरोबिक रेस्पिरेशन जो है उसमें सिग्निफिकेंटली ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करी जाती है 38 ATP और एनारोबिक में
2 ATP प्रोड्यूस होता है। और जो ये दोनों में डिफरेंस है ये एक्सप्लेन करता है इम्पोर्टेंस ऑफ ऑक्सीजन फॉर एफिशिएंट एनर्जी प्रोडक्शन। एप्लीकेशंस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन ये काफ़ी लोगों की बुक्स में नहीं होगा, सो आई विल नॉट गो इन डेप्थ, ऊपर से बता दे रही हूँ। एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है फर्मेंटेशन प्रोसेस में बहुत हेल्प करता है। फर्मेंटेशन प्रोसेस यूज़ करी जाती है फूड और बेवरेज इंडस्ट्रीज में, फॉर एग्जांपल योगर्ट, चीज़, ब्रेड, अल्कोहलिक बेवरेजेस जैसे कि बियर, वाइन जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पर रिलाई करता है जो कि एनारोबिक रेस्पिरेशन को यूटिलाइज करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स, ये मैं डेप्थ में नहीं जाऊंगी बिकॉज बहुत कम चांसेस हैं आपके में पूछे जाने के लिए, बट येस डेफिनेटली यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, आप एक बार से गो थ्रू कर सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स डिस्कस अबाउट द रोल इन सीवेज ट्रीटमेंट। एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है ये जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं उसमें ऑर्गेनिक मैटर के ब्रेकडाउन में के लिए एसेंशियल होता है। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन में होता क्या है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सीवेज स्लज को ब्रेक डाउन कर देते हैं, उसका वॉल्यूम कम हो जाता है, इससे बायोगैस का प्रोडक्शन होता है जिसको हर जनरेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसमें मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगी, हम काफ़ी इसमें चीज़ें आपके कोर्स में नहीं हैं। सिंपली यू शुड नो कि एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो प्राइमरी एनर्जी सोर्स है और ये इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ही अकर करता है, राइट। इंपॉर्टेंस ऐसे आप कनेक्ट कर सकते हो, एरोबिक रेस्पिरेशन प्राइमरी एनर्जी सोर्स है विच अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इट प्रोवाइड्स मेजॉरिटी ऑफ द एनर्जी नीडेड फॉर लाइफ प्रोसेसेस। ठीक, नाउ विल मूव फॉरवर्ड। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हो कि कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज हो जाता है और वो ज़्यादा मोर एफिशिएंट प्रोसेस है। 38 ATP 2 ATP, यू ऑलरेडी नो दिस। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स और वाइटल नेटवर्क है ऑर्गन्स का जो कि रेस्पॉन्सिबल है ब्रीदिंग इन ऑक्सीजन को ब्रीथ इन करने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीथ आउट करने के लिए। इस प्रोसेस को जो इसको गैस एक्सचेंज कहा जाता है, इट इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ अलाउइंग अवर बॉडीज टू ऑब्टेन दी ऑक्सीजन जो उनको ज़रूरत होती है फंक्शन करने के लिए और वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि CO2 को एलिमिनेट करने के लिए। फिल्टरिंग दी एयर, ठीक, अब जो एयर है वो हमारी बॉडी में एंटर करती है थ्रू दी नॉस्ट्रिल्स जो कि लाइंड होती हैं टाइनी हेयर्स से, जो कि जो नॉस्ट्रिल्स होती हैं दे आर लाइंड विद टाइनी हेयर्स दैट ट्रैप डस्ट पार्टिकल्स एंड अदर डेब्रिस। इससे क्या होता है, जो ये पार्टिकल्स होते हैं ये लंग्स में पहुंचने से बच जाते हैं, क्योंकि अगर ये लंग्स में पहुंच गए तो ये इरिटेशन या फिर इन्फेक्शन कॉज करेंगे ही, डेफिनेटली कर सकते हैं इन मोस्ट ऑफ द केसेस में। वार्मिंग एयर, जैसे जैसे नेजल कैविटी में से एयर ट्रैवल होती है वो ब्लड वेसल्स के द्वारा वार्म कर दी जाती है नेजल कैविटी वॉल्स में। इससे क्या होता है, जो ये इंश्योर किया जाता है कि जो एयर लंग्स में पहुंचती है वो एक कंफर्टेबल टेम्परेचर पे है, जो कि इंपॉर्टेंट होता है ऑप्टिमल गैस एक्सचेंज के लिए। और कौन सा गैस एक्सचेंज, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में। नाउ वी कम टू द फेरिंग्स, द रेस्पिरेटरी पाथवे। अब जो फेरिंग्स है वो दोनों में इन्वॉल्व होता है, रेस्पिरेशन में भी और डाइजेशन में भी। इनहेल्ड एयर जो होती है वो फेरिंग्स नोज से फेरिंग्स तक पास करती है, ट्रैवल करती है, जो और फेरिंग्स इज द रीजन बिहाइंड द नोज एंड द माउथ जो कि थ्रोट तक लीड करता है। ये फर्स्ट चीज होता है रेस्पिरेटरी पाथवे का, जहाँ पे एयर जो है वो लंग्स की तरफ डायरेक्ट कर दी जाती है। फेरिंग्स जो है वो एक रोल अपना प्ले करता है डाइजेस्टिव सिस्टम में भी। थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको रिवाइज करवा दे रही हूँ। जो फूड और लिक्विड्स होते हैं वो फेरिंग्स से होकर पास करते हैं टू द ईसोफेगस जो कि स्टमक से कनेक्टेड होता है। जो फेरिंग्स होता है वो एक शेयर्ड पाथवे की तरह एक्ट करता है फॉर बोथ ब्रीदिंग एंड swallowing. नेक्स्ट वी हैव अबाउट द लैरिंग्स एंड द ट्रेकिया। लैरिंग्स जो है ये वॉइस बॉक्स कहलाता है। लैरिंग्स जो है कॉमनली इसका नाम क्या है, वॉइस बॉक्स। ये क्रूशियल पार्ट होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। इसमें वोकल कॉर्ड्स होती हैं जो कि 2 फोल्ड्स ऑफ टिश्यूज होते हैं जो कि वाइब्रेट करके साउंड प्रोड्यूस करते हैं जब उनमें से एयर पास करती है। पिच ऑफ आवर वॉइस जो है वो डिटरमाइन कहाँ से होती है, बाय द टेंशन ऑफ दीज वोकल कॉर्ड्स जो कि मसल्स के द्वारा एडजस्ट करी जा सकती है। मूविंग फॉरवर्ड टू द ट्रेकिया। ट्रेकिया कॉमनली विंड पाइप कहलाता है। ये एक ऐसा ट्यूब होता है जो कि लैरिंग्स को ब्रोंकाई से कनेक्ट करता है।
इट इज मेड अप ऑफ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, तो ऐसा भी कहा जाता है कार्टिलेजियस रिंग्स, एक ही बात है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, जो कि उसको ओपन रखती हैं और प्रिवेंट करती हैं कोलैप्स करने से। ट्रेकिया का प्राइमरी फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट एयर फ्रॉम द लैरिंग्स टू द लंग्स, लैरिंग्स से लंग्स तक एयर को ट्रांसपोर्ट करना, ये इंश्योर करते हुए कि एक स्मूथ और एफिशिएंट फ्लो ऑफ एयर रहे ब्रीदिंग के लिए। ब्रोंकाई जो है ये देखो, जो ट्रेकिया और विंड पाइप है ये दो ट्यूब्स में ब्रांच करता है, कॉल्ड ब्रोंकाई विद इन द चेस्ट। जो ये ब्रोंकाई होते हैं ये प्राइमरी पाथवे होते हैं एयर के लिए लंग्स में एंटर करने के लिए। हर एक जो ब्रोंकाई, देखो ब्रोंकाई प्लूरल है, सिंगुलर क्या होता है? ब्रोंकस। तो हर एक जो ब्रोंकस है वो एक लंग में एंटर करता है। दो लंग्स होते हैं ना, एक लंग, हर एक ब्रोंकस, दो ब्रोंकस हैं, दो लंग्स हैं, एक में एक एंटर करता है, एक ब्रोंकस में एक लंग में एक ब्रोंकस एंटर करता है और वो फर्दर ब्रांच करता है इनटू स्मॉलर ट्यूब्स जिनको ब्रोंकियोल्स कहा जाता है, जो कि इवेंचुअली लीड करते हैं टाइनी एयर सैक्स में एल्वियोलाई, जहां पे गैस एक्सचेंज टेक प्लेस होता है। तो मैंने आपको अभी तक क्या बताया? सबसे पहले जो एयर है वो कहाँ गई थी? हमारी नॉस्ट्रिल्स में गई थी, राइट? नॉस्ट्रिल से कहाँ पे गई? फैरिंग्स में गई। फैरिंग्स से कहाँ पे गई थी? लैरिंग्स में गई थी। लैरिंग्स के बाद यस आई वाज राइट, ट्रेकिया में गई है। ट्रेकिया में गई, उसके बाद ये जाती है ब्रोंकाई में, और यू कुड से ब्रोंकस, मैं यहाँ पे बना दे रही हूँ। अब ये ब्रोंकस के बाद जाने के बाद कहाँ एंटर करती है? लंग में। एक लंग हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब उस एक लंग में क्या होते हैं? ब्रोंकियोल्स होते हैं। लंग में एंटर करके वो ब्रांच आउट कर जाती है और एंटर करती है ब्रोंकियोल्स में। अब जो ये ब्रोंकियोल्स हैं ये फर्दर इवेंचुअली लीड करते हैं टाइनी एयर सैक्स में, जिनको एल्वियोलाई कहते हैं और प्लूरल होता है एल्वियोलस। इनको एल्वियोलर सैक्स भी कहते हैं। ये अब तक हमने इतना पढ़ा है। जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें पेयर ऑफ लंग्स होते हैं, यानी दो लंग्स होते हैं, एक लेफ्ट साइड पे एक राइट साइड पे चेस्ट कैविटी के। ये स्पॉन्जी बैग लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं ये प्राइमरी ऑर्गन्स होते हैं जिनका काम क्या होता है? गैस एक्सचेंज। ये अलाउ करते हैं कि ऑक्सीजन जो है ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाए और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सपेल कर दी जाए। जो लेफ्ट लंग है उसके दो लोब्स होते हैं, वाइल जो राइट लंग होता है उसके तीन लोब्स होते हैं। हर एक जो लंग है वो थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लूरल मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। प्लूरल मेम्ब्रेन एक ल्यूब्रिकेटिंग फ्लूइड को सिक्रीट करती है, यानी रिलीज करती है, जो कि लंग्स को एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करने को अलाउ करता है स्मूथली ड्यूरिंग ब्रीदिंग। जो डायफ्राम है वो एक मस्कुलर शीट है बिलो दी लंग्स और ये मैकेनिक्स ऑफ ब्रीदिंग में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एल्वियोलाई जो है ये माइक्रोस्कोपिक एयर सैक्स हैं जो कि ब्रोंकियोल्स के एंड पर लोकेटेड हैं। ब्रोंकियोल्स क्या होते हैं? स्मॉलेस्ट ब्रांचेस ऑफ द ब्रोंकाई। दीज टाइनी सैक्स से जो ये छोटे छोटे सैक्स मतलब समथिंग लाइक, आई विल ट्राई कि मैं आपको पिक्चर शो कर दूं, ठीक है। अब देखो जो ये टाइनी सैक्स होते हैं ये प्राइमरी साइट्स होते हैं ऑफ गैस एक्सचेंज इन द लंग्स, जहाँ पे ऑक्सीजन जो कि इनहेल्ड एयर से ऑक्सीजन जो होती है वो ब्लड स्ट्रीम में डिफ्यूज कर जाती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो कहाँ पे क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो एल्वियोलाई में डिफ्यूज हो जाता है टू बी एक्सहेल्ड। एल्वियोलाई जो है रिचली सप्लाइड होती हैं विद ब्लड कैपिलरीज, जो कि टाइनी ब्लड वेसल्स होते हैं जो कि एल्वियोलाई के अलोंग साइड रन करती हैं। ये क्लोज प्रॉक्सिमिटी जो है दोनों के बीच में, इसकी वजह से एफिशिएंट गैस एक्सचेंज हो पाते हैं, जिससे ऑक्सीजन जो है वो इजीली डिफ्यूज हो जाती है एल्वियोलाई से ब्लड में, और वहीं पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है इजीली डिफ्यूज हो जाता है ब्लड से एल्वियोलाई में। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विल स्टडी अ बिट मोर अबाउट एल्वियोलाई। हर एक जो लंग है वो मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई कंटेन करता है। इससे क्या होता है? वास्ट सरफेस एरिया फॉर गैस एक्सचेंज। जो इंटेंसिव नेटवर्क होता है एल्वियोलाई का वो ये इंश्योर करता है कि जो बॉडी है उसे एडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मिले और एफिशिएंटली CO2 जो है वो
एलिमिनेट होता जाए। डायफ्राम मस्कुलर शीट है बिलो द लंग्स, जिससे चेस्ट कैविटी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड हो पाए। सॉरी, बिलो द लंग्स कॉन्ट्रैक्ट करती है। जो डायफ्राम है इनहेलेशन में क्या होता है कि जो डायफ्राम है वो एक मस्कुलर शीट होती है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ये जो ये मस्कुलर शीट होती है लंग्स के नीचे, ये कॉन्ट्रैक्ट करती है, इससे चेस्ट कैविटी एक्सपैंड कर जाती है। इससे एक लो प्रेशर क्रिएट होता है लंग्स के अंदर, जिससे एयर जो है वो ड्रॉ इन हो जाती है, यानी एयर जो है वो अंदर चली जाती है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के। ठीक। एक्सहेलेशन में क्या होता है, जो डायफ्राम है वो रिलैक्स कर जाता है, चेस्ट कैविटी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, इससे जो प्रेशर है लंग्स के अंदर वो इंक्रीज हो जाता है और जो एयर है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के से बाहर निकलने के लिए फोर्स आउट हो जाती है। ऑक्सीजन डिफ्यूजन गैस एक्सचेंज जो है ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, सो विल मूव फॉरवर्ड। This also I told you. Now we come to the respiratory diseases. पहला है अस्थमा। अस्थमा एक क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज है जिससे एयरवे इन्फ्लेमेशन हो जाता है। मतलब इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय एयरवे इन्फ्लेमेशन। ये जो इन्फ्लेमेशन है ये एयरवेज को छोटा कर देता है, जिससे ब्रीदिंग में परेशानी होती है और वीजिंग में भी। ट्रिगर्स कौन कौन से होते हैं, एयर पोल्यूशन, एलर्जेंस जैज पॉलेंस, डस्ट, स्मोक, माइट्स, स्पोर्स, एंड कोल्ड एयर। ठीक है, एलर्जी चैप्टर में आपने सब कुछ अच्छे से पढ़ रखा है। और नो सॉरी, कुछ बच्चों ने पढ़ा होगा एलर्जी अभी 6 में, कुछ के में 7th में भी होता है। नाउ वी कम टू ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस कॉज कैसे होता है, बाय अ वायरस जो कि ब्रोंकाइल ट्यूब्स को इन्फ्लेम कर देता है, जो कि एयर को कैरी करते हैं टू एंड फ्रॉम द लंग्स, यानी एयर को ऑक्सीजन तक लेके जाते हैं और लंग से लेकर भी आते हैं। व्हाट डज इट, सॉरी आई थिंक आई सेड समथिंग रॉन्ग। ब्रोंकाइटिस जो है वो एक वायरस के द्वारा कॉज किया जाता है, जिससे ब्रोंकाइल ट्यूब्स जो है वो इन्फ्लेम हो जाते हैं। जो ये ब्रोंकाइल ट्यूब्स होते हैं ये एयर को लंग्स तक लेके जाते हैं और लंग्स से वापस एयर को लेकर आते हैं। सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, कफिंग अप म्यूकस, wheezing, shortness of breath and chest discomfort. ब्रोंकाइटिस जो है हाईली प्रिवेलेंट है इंडिया में और एनुअली मिलियंस ऑफ लोग इससे अफेक्ट होते हैं। नाउ वी कम टू न्यूमोनिया। न्यूमोनिया में क्या होता है, ड्राई कफ जो है वो एक कॉमन सिम्टम है न्यूमोनिया का। परसिस्टेंट ड्राई कफ भी कहा जा सकता है इसको। ठीक है, न्यूमोनिया से शार्प पेन भी कॉज हो सकता है चेस्ट में, स्पेशली ब्रीदिंग या कफिंग के दौरान। हाई फीवर जो है वो एक कॉमन साइन ऑफ इन्फेक्शन होता है न्यूमोनिया का, और इसमें सांस लेने में भी मुश्किल होती है, जिससे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी हो सकता है। ट्यूबरक्लोसिस टीबी इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। जिसकी कोर्स में हो वही इंसान ये नाम याद करेगा। ठीक है, अपनी बुक में चेक कर लेना एक बारी। इट इज स्प्रेड थ्रू ड्रॉपलेट इन्फेक्शन और अफेक्ट करता है वेरियस बॉडी पार्ट्स को, प्राइमरीली लंग्स को। सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, परसिस्टेंट कफ, ब्लड कंटेनिंग स्प्यूटम, वेट लॉस, चेस्ट पेन, फीवर एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। नाउ विल कम टू द ट्रीटमेंट एंड द प्रिवेंशन ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीजेस। तो अभी हमने इतनी सारी रेस्पिरेटरी डिजीजेस पढ़ी हैं, इनका ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन एक जनरल लेवल पे देखेंगे। ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या होते हैं, ट्रीटमेंट डिपेंड करता है अंडरलाइंग कॉज पे। तो हर एक का जो भी कॉज है उसके बेसिस पे हम ये बता सकते हैं कि इसका क्या इलाज हो सकता है। गिव मी अ मिनट। Yes, now we come back to this. एंटीबायोटिक्स जो हैं ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे कि न्यूमोनिया और ट्यूबरक्लोसिस के लिए यूज़ करी जाती हैं। एंड प्रिवेंशन मेजर्स इंक्लूड वैक्सीनेशन एंड अवॉइडिंग ट्रिगर्स लाइक एयर पोल्यूशन। वैक्सीनेशन हम यूज़ कर सकते हैं BCG वैक्सीन फॉर TB। TB इज़ नथिंग बट ट्यूबरक्लोसिस। कंक्लूजन ये है कि हमें एक रेस्पिरेटरी हेल्थ को मेंटेन करना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए मैकेनिक्स ऑफ ब्रीदिंग और ये अंडरस्टैंड करना कि ब्रीदिंग कैसे होती है, और कॉमन रेस्पिरेटरी डिजीजेस के बारे में भी हमें समझ होनी चाहिए।
एक हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करना, ट्रिगर्स को अवॉइड करना और सीख करना टाइमली मेडिकल अटेंशन, इन सब से जो ये सीरियस कंडीशंस हैं उनसे हम बच सकते हैं। That's all for this video. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी then do give it a thumbs up, share it with your friends and also don't forget to subscribe my channel. अगर आपको क्लास 6, क्लास 7 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, जोग्राफी का कोई भी चैप्टर पढ़ना हो, do let me know in the comment section of this video. That's all for this video. Bye bye and take care. I'll see you soon in my next video.